कैसे देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। आज जो लोकसभा में दृश्य दिखाई पड़ा, उससे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। उससे साफ साफ दिखाई पड़ा कि अस्वीकृति की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास वो ताकत, वो आक्रामकता नहीं रह गई जो 16वीं 17वीं विधान लोकसभा के दौरान दिखाई पड़ी। आज ये दिखाई पड़ा कि विपक्ष के पास जन समर्थन है, जनादेश है, एक मजबूत जनादेश है, और वह विभिन्न राज्यों से होते हुए पहुंची है। कोई देश का एक इलाका नहीं, कोई देश के एक दो राज्य नहीं, बल्कि अधिकांश राज्यों से एक प्रचंड जन समर्थन के साथ ये विपक्ष के नेता पहुंचे हैं, जिनके पास इस बात का जनादेश है कि वो सरकार के खिलाफ चुनौती खड़ी करें, सरकार के कार्यों को, उन कार्यों को जो जन विरोधी जिसको मानते हो, उसके खिलाफ खड़े हो। आप जो आज ये संविधान का दृश्य दिखाई पड़ा, ये भारतीय राजनीति में जय श्री राम का मुकाबला है जय संविधान से ही कर सकते थे आप। जो धार्मिकता या ध्रुवीकरण की राजनीति थी, उसका मुकाबला सशक्तिकरण से ही किया जा सकता था। सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम और एकमात्र माध्यम संविधान ही है। जिन लोगों को उनके सामाजिक पिछड़ेपन से, आर्थिक पिछड़ेपन से जिस तरह की सहायता मिली है, आगे निकलने का जो मौका मिला है, वो संविधान के माध्यम से मिला है। विपक्ष ने इस बात का जो चुनाव के दौरान संदेश देना शुरू किया था, इसका आज क्लाइमेक्स था। वो अपने और यह भी बताने की कोशिश है कि संविधान के मुद्दे पर उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। संविधान बचाओ के मुद्दे पर जो अपनी राजनीतिक पहल पे, अपने राजनीतिक अभियानों में उन्होंने कोई शिथिलता नहीं बरती, और वह मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण बना रहेगा, क्योंकि इस मुद्दे की अपील भी है लोगों में। इसीलिए विपक्ष के लगभग अधिकांश विपक्ष के नेताओं ने संविधान की प्रति लेकर के वो सदन में गए। प्रधानमंत्री ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि पहले दिन शपथ ग्रहण के समय उनको इस तरह का संविधान के प्रतियां लोग दिखाएंगे और एक अलग विपक्ष की तरफ से एक अलग तरह की प्रतिक्रिया आएगी। मुझको याद नहीं है, मैं तो लोकसभा की सदस्यता शपथ ग्रहण का माहौल मैंने देखा है। लोग शपथ ग्रहण करने आते थे, तालियां बजाते थे, स्वागत करते थे। इस तरह का दृश्य मतलब मेरे स्मृतियों में नहीं है। और आज एक और चीज मुझे महसूस हुई कि शकील जी और बेहतर तरीके से बताएंगे कि पहले होता था कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से नवनिर्वाचित सदस्य आसन तक जाता था, शपथ लेता था, और अपोजिशन बेंच की तरफ से वो नीचे उतरता था आसंदी से। ये आम दृश्य रहा है वहां लोकसभा में। पहली बार मैंने देखा कि सभी लोग, जितने लोगों को जाते हुए मैंने देखा कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से ही गए और ट्रेजरी बेंच की तरफ से वापस आ गए। फिर आकर के उन्होंने टेबल पे जाकर के हस्ताक्षर किया। एक जो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने जन समर्थन को गंवाने के बाद एक तरह का शालीन और विपक्ष को मिला करके चलने की बात, एक जो राजनीति करने का प्रयास करेगी, उसने भी उसको निराश किया। प्रोटेम स्पीकर के मामले को लेकर प्रधानमंत्री जी ने तो कहा आज पहली बार कि सर्वसम्मति से देश चलाने की बात होनी चाहिए, लेकिन सर्वसम्मति की पहल करते हुए नहीं दिखे। प्रोटेम स्पीकर का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रोटेम स्पीकर प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेताओं के पहल पर वो 8 बार चुने हुए सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जा सकता था। उसमें एक उनके पार्टी के भी सदस्य हैं, बीजेपी के भी एक सदस्य हैं, और एक कांग्रेस के भी सदस्य हैं, के सुरेश जी। लेकिन इनको न चुन करके अपने भर्तृहरि महताब साहब को लाना, यह है कि हम जो चाहते हैं वही हम करेंगे, और अपने करने के लिए नए नए आधार तलाश लेना। ये कहा जाता है वरिष्ठतम सदस्य। उसमें मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि लगातार चुना गया सदस्य। अगर लगातार चुने जाने के लिए बात के आधार पर आप के सुरेश जी को खारिज कर सकते हैं, तो दल बदल के आधार पर भर्तृहरि महताब को भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल। भर्तृहरि जी कोई एक पार्टी के साथ तो 7 बार चुने नहीं गए, उन्होंने दल बदल किया है। इस बिना पर उनको भी अलग किया जा सकता था। 6 बार बीजेडी से थे,
6 बार बीजेडी से सांसद और 7वीं बार अभी ये बीजेपी से सांसद होके आए हैं। पहली बार बीजेपी से बने। लेकिन के सुरेश तो लगातार कांग्रेस के सांसद है जी, उन्होंने तो पार्टी बदली नहीं है। और चुनाव हारने जीतने का मतलब इतना कि उसके आधार पर आप उनकी वरिष्ठता को खत्म कर देंगे कि अगर बीच में कोई चुनाव हार गया तो उनकी वरिष्ठता प्रभावित हो गई। लेकिन आज और इस विषय पर भी विपक्ष ने कम से कम समझौते की पहल नहीं की, और जो 3 अन्य सदस्य थे जिनको प्रोटेम स्पीकर को सहायता मदद के लिए नामित किया गया था, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। टी.आर. बालू, सुदीप बनर्जी और के सुरेश, इन तीनों लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अब ये केवल बीजेपी के लोग रह गए, चाहे राधा मोहन सिंह जी हों और चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हों, जो उसमें रह गए थे। विपक्ष ने अपनी बातों को लेकर के जो बातें उन्होंने कही थी उस बात पर वो अपने अड़े हुए हैं और सरकार के ऊपर हमलावर है। मेरे स्मृतियों में है कि भारतीय संसदीय इतिहास में संभवतः पहली बार इतना मजबूत विपक्ष संसद में मौजूद है, इतने बड़े जनादेश के साथ मौजूद है। जो पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है, और जिस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी कहते थे, नारा भूल गए हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। एक मजबूत कांग्रेस उभर करके सामने आई, और कांग्रेस न केवल खुद मजबूत हुई बल्कि विपक्ष को मजबूत करके कुल मिला के एक मजबूत इंडिया दल समूह और विपक्ष को लोकसभा में उसकी उपस्थिति दर्ज हुई। मेरा अपना मानना है कि जो आज का दृश्य था, आने वाले दिनों में यह और मजबूत होगा, विपक्ष सरकार पे और हमलावर होगा। आप राहुल गांधी का वो ट्वीट भी आपकी जानकारी में होगा, जिन्होंने ट्वीट किया कि पिछले 15 दिनों में कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें नीट का प्रश्न पत्र लीक होना, यूजी पोस्ट ग्रेजुएशन का रद्द होना, परीक्षा रद्द होना, रेल दुर्घटनाएं, दूध की कीमतें और दाल की कीमतों का बढ़ जाना, आतंकवादी घटनाओं का तमाम करीबन 10 घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया। यह बताता है कि विपक्ष किस तरीके से हमलावर है और सरकार पर हमलावर रहेगा। विपक्ष की भी जितनी बड़ी संख्या में उपस्थिति है कि जो पिछले 16वीं 17वीं लोकसभा में जो विपक्ष को टालने की या इग्नोर करने की कोशिश की गई थी, मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा। और ये संविधान की बात अनायास नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष ने नारा गढ़ दिया लोग मान गए। अगर कोई सरकार संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ, संसदीय परंपराओं के खिलाफ आनन फानन में विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर करके कोई कानून पास करा लेगी, तो क्या वह संविधान का हनन नहीं है? चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की जाएगी, गिरा दिया जाएगा, दल बदल को प्रोत्साहित किया जाएगा, पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को काम करने नहीं दिया जाएगा, विपक्षी दलों को उनके राजनीतिक गतिविधियों को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो क्या इस संविधान का उल्लंघन नहीं है? अगर रोजगार के अवसर सृजित नहीं होंगे, लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो क्या यह लोगों के मन में भय नहीं पैदा होगा कि आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा? यह नयास नहीं बन गया। ये जो विपक्ष ने ये बातें बढ़ाई है लोगों के बीच में संविधान को बचाने और आरक्षण को बचाने को लेके गई है, वह सरकार के अपने करतूतों के आधार पर लोगों के बीच में विश्वास का आधार बन गया। लोग मानने लगे कि सरकार ऐसा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो कहते थे कि 400 का हम सीटों हमें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकला हुआ नारा है, जिसको विपक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ जनता तक पहुंचाया और जनता ने इस पूरे के पूरे अभियान को खारिज कर दिया। आप अपने महापुरुषों को क्यों रखते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, जिससे आपको हमेशा प्रेरणा मिले और आपकी स्मृतियों में बने रहें। पुराने भवन में इस ऐसे स्थान पे महात्मा गांधी की मूर्ति रही है कि जो कोई भी सदन में आएगा, संसद में आएगा या वहां से बाहर निकलेगा और बिना महात्मा गांधी को देखे नहीं आ सकता। अंबेडकर, आप घूमेंगे तो जगह जगह पूरे परिसर में बड़े इन महान विभूतियों के, राष्ट्र नायकों के आदमकद या बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई है।
संसद के भीतर मूर्तियां लगी हुई पुराने भवन में, कि आप जहां कहीं भी जाएं अपने राष्ट्र नायकों को देखें, उनके योगदान का आप स्मरण करें, उनके बलिदान का आप स्मरण करें, और आपको याद रहे कितने संघर्षों के बाद ये आजादी मिली, किस तरह से हमने लोकतंत्र को हासिल किया। ये किसी को विस्मृत नहीं होना चाहिए, चाहे उस दौर के लोग रहे हो, चाहे आज की नई पीढ़ी हो। जी। एक जगह स्थापित करने का कोई मतलब नहीं होता, उसका नया नाम आप कुछ भी दे दें। ये जो पहल भी सरकार ने किया, मुझे नहीं लगता कि लोग इसको स्वीकार कर पाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि आज संसद के पहले दिन, लोकसभा के पहले दिन का जो दृश्य दिखाई पड़ा, यह और प्रभावी होगा, विपक्ष और हमलावर होगा, और सरकार के पास इन चीजों में जो सवाल उठाए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसका जवाब देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि यह सरकार अपने को बचाने में ज्यादा लगी हुई है, काम करने की प्राथमिकता इसकी बनी नहीं पाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बचाने की स्थिति में, अगर आप खुद को बचाने की स्थिति में रहेंगे तो काम कब करेंगे? डिफेंस